चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है इंट्रोडक्शन। क्या नाम है? इंट्रोडक्शन। बात यहाँ से शुरू करते हैं। कुन फयाकुन, ये कुरान पाक के बहुत ही मशहूर दो अल्फाज हैं। कौन से? कुन, यानी अल्लाह ताला ने जब इस पूरी कायनात को बनाने का इरादा किया, मखलूक़ात को तख्लीक करने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला जब किसी चीज़ को एग्जिस्ट करना चाहते हैं कि वो वजूद में आ जाए, तो उसके लिए सिर्फ वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। कौन सा? कुन। कुन का मतलब है हो। कुन का मतलब क्या है? बोलिए। हो। तो फयाकुन का मतलब है हो गई। कहते हैं हो, कुन हो तो वो हो जाता है। अल्लाह ताला जिस चीज़ का इरादा करते हैं उसे कहते हैं कुन, हो तो वो हो जाता है। समझ रहे? वो चीज़ हो जाती है। इज दैट क्लियर? यानी उसके लिए कोई अलग से कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती कि आप इसको बनाएंगे, यूँ करेंगे, बस वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कुन हो तो हो जाता है। इज दैट क्लियर? आपने कहा कुन हो जा, कायनात बन जा, तो कायनात बन गई। जिस चीज़ का भी इरादा किया वो बनता चला गया। इज दैट क्लियर? तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो जब अल्लाह ताला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो उसके लिए भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कुन हो, तो होता चला गया। लेकिन जब ये कायनात बना ली गई, जब इस कायनात को डेवलप किया गया, तो उसको कुछ रूल्स दिए गए, कुछ कवानीन दिए गए। उन कवानीन के तहत वो जितने भी कायनात का निज़ाम हस्ती है वो चल रहा है। और जितने भी कायनात में पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सॉलिड की सूरत में है, लिक्विड की सूरत में है। आप इसको बोलिए हुज़ैफा भाई कि इनको नीचे ले जाएं, बच्चों को नीचे ले जाएं। तो क्या बात कर रहे थे हम? कि कहा कुन हो तो हो गया। तो कायनात में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, फिर अल्लाह ताला ने उनको एक रूल्स दिए, कवानीन दिए, और उस कवानीन के तहत वो सारे के सारे उस रूल्स को फॉलो करते हैं। मिसाल वो हाथ से मारकर छूट गया तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा। जितनी भी चीज़ें छूट जाती हैं तो नीचे की तरफ गिरती हैं। तो रूल ऑफ ग्रेविटी बना दिया। मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है, साउंड वेव्स, तो बीच में मीडियम पार्टिकल्स को मीडियम रास्ता बना दिया जिसके जरिए आवाज़ एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। इज दैट क्लियर? तो हर चीज़ें कानून के तहत बनाई गई है। उन्हें कहते हैं लॉज ऑफ नेचर। क्या कहा जाता है? बोलिए। लॉज ऑफ नेचर। पूरी की पूरी नेचर कुछ कवानीन के तहत चल रही है। अब नेचर में आपके प्लैनेट्स आ जाते हैं, सोलर सिस्टम आ जाता है। आप जानते हैं कि हमारी ज़मीन और प्लैनेट्स वो सारे के सारे सूरज की गर्दिश कर रहे हैं एक रूल के तहत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत। वहाँ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बना दिया, कशिश का कानून बना दिया कि सारे के सारे प्लैनेट, फिर ज़मीन सूरज के इर्द घूम रही है, चाँद या मून ज़मीन के इर्द रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है। इज दैट क्लियर? वो एक रूल बना दिए गए। क्या मजाल चाँद की कि ज़मीन को जा पकड़े, क्या मजाल ज़मीन की जो कि सूरज को जा पकड़े या सूरज इनको पकड़ ले। सब के सब अपने रब के बताए हुए रास्तों पर तैर रहे हैं। याद रहे, हर एक को रास्ते बता दिए गए कि तुमने इस रास्ते पर चलना है और तुम्हें इस रास्ते पर चलना है। इज दैट क्लियर? तो जितना भी निज़ाम हस्ती है वो एक कानून के तहत बनाया गया। उसको फिर क्या नाम दे दिया गया? लॉ ऑफ नेचर का नाम दे दिया गया। इज दैट क्लियर? और जब इंसान को बनाया तो इंसान पे फिर एक ऐसा वक्त भी गुजरा कि कहा जाता है कि इंसान कोई काबिल ज़िक्र चीज़ नहीं था। ये भी कुरान पाक की तरफ, एक कुरान पाक की आयत में अल्लाह ताला ने इशारा फरमाया है कि इंसान पे ऐसा वक्त भी गुजरा है जब वो काबिल ज़िक्र शे नहीं था। तो फिर अल्लाह ताला का दरियाए रहमत जोश में आया और उसने इंसान को एक पहचान देनी चाहिए। तो फिर एक सिलसिला बना दिया इंसानों को दुनिया में भेजने का, ताकि वो अपने आप को रिकग्नाइज़ कर सकें, किसने उन्हें तख्लीक किया उसको वो पहचान सकें और फिर उसकी इबादत करें। हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? इबादत इलाही है कि जिस खुदा ने हमको बनाया है उसकी इबादत की जाए। इस मौके पर मुझे एक कौल याद आ रहा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फरमाते हैं कि अल्लाह की इबादत इसलिए नहीं करो कि आपको जन्नत मिल जाएगी, ना इसलिए करो कि आपको दोज़ख का डर है, बल्कि ये अल्लाह की इबादत इसलिए करनी चाहिए कि वो इस इतनी बड़ी कायनात का खालिक और मालिक है जिसने आपको तख्लीक किया, जिसने पूरी कायनात को तख्लीक किया। इज़ दैट क्लियर? वो इतना पावरफुल है, इतना ताकतवर है, इसलिए उसकी इस ताकत को एडमायर करो और उसके आगे सजदा रहे तो जाओ। इज़ दैट क्लियर? तो लॉ ऑफ नेचर पे बात कर रहे थे। दोबारा कम टू द मेन पॉइंट। फिज़िक्स। फिज़िक्स ग्रीक वर्ड से निकला है लफ्ज़। ग्रीक लैंग्वेज है एक दुनिया की। फिजिकोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए। फिजिकोस। फिजिकोस से निकला है क्या? बोलिए। फिज़िक्स, लॉ ऑफ नेचर। इसका मतलब क्या है?
लॉज ऑफ नेचर को डिस्कस करना, जो नेचर के कवानीन है उनको बनाना। फिर शुरू से इंसान के जहन में कई ख्यालात पैदा होते रहे, कई सवालात जहन में आते रहे। मिसाल के तौर पर इंसान बादलों को देखता था कि बादल आते हैं, वो पे कंडेंस होते हैं, पानी बरसना शुरू हो जाता है। शुरू में इंसान, आज तो साइंस ने तरक्की कर ली ना, आज आपको पता चल गया कि होता क्या है, क्लाउड्स फॉर्म कैसे होते हैं, कंडेंस होकर बारिश के कतरे कैसे बनते हैं, तो आज पता चल गया साइंस को। लेकिन रोज़ अव्वल से बात लोगों के जहनों में थी कि ऐसा आखिर क्या होता है, इसके पीछे कौन सी साइंस काम कर रही है, नंबर एक। फिर आप दूसरा देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ग्रोथिंग का अमल हो रहा है। मिसाल के तौर पर आप घास उग रही है एक ज़मीन से, उसी से मैंगो भी उग रहा है, उसी के ज़रिए दूसरे प्लांट्स भी उग रहे हैं। इस डेट क्लियर, ये भी एक नेचर है, आखिर किस रूल के तहत हो रहा है। फिर इंसान के जहन में सवालात पैदा हो गए। फिर वो देखता है परिंदे उड़ रहे हैं, वो कौन सा रूल है कि पर हम नहीं उड़ सकते लेकिन परिंदे अपने परों के ज़रिए उड़ते चले जा रहे हैं, उसके पीछे कौन सा रूल काम कर रहा है। इस डेट क्लियर। तो ये सवालात इंसान के जहन में रोज़ अव्वल से पैदा होते रहे, और जैसे जैसे साइंस तरक्की करती गई इन सवालात का जवाब देती चली गई। और आज हम जो है 2020 में मौजूद हैं और इस वक्त लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ है। लेकिन आज की साइंस की तहकीक के मुताबिक इंसानी दिमाग सिर्फ 20% इस्तेमाल हुआ है। कितना? तवज्जो रहे, इंसानी दिमाग कितना यूज़ हुआ है? 20% यूज़ हुआ है इंसानी दिमाग। एक सर्वे है, साइंसी तहकीक है मेडिकल की, 20% यूज़ हुआ। तो आप इतनी तरक्की देख रहे हैं कि इंसान चांद पर चला गया। लेकिन जब ये 100% इस्तेमाल होगा तो फिर क्या आलम होगा, अंदाज़ा कर लें इस बात का। तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो जिस मिट्टी से बनाया, फरिश्तों तो देख रहे थे, आपने पढ़ा होगा, उलमा कराम बताते भी हैं अक्सर कि किस तरह से वो फरिश्तों वो मिट्टी के ज़रिए, वो मिट्टी कौन सी थी, ये दुनिया की मिट्टी थी जिसमें कीचड़ शामिल था, जिसमें गंदगी शामिल थी। ये चीज़ें भी फरिश्ते देख रहे थे कि मिट्टी में ये औसाफ भी रखे गए, अच्छे औसाफ भी रखे गए। तो फरिश्तों ने कहा कि या अल्लाह ये तो झगड़ा करेगा, इंसान जो आप बना रहे हो क्या करेगा ये दुनिया में जाके, क्योंकि वो तो देख रहे थे कि कौन कौन सी मिट्टी शामिल हो रही है इसके अंदर और हर मिट्टी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये भी फरिश्तों को इस बात का इल्म था। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। इस डेट क्लियर। तो इंसान के अंदर दोनों तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रख दी गई थी, अच्छी भी और बुरी भी रख दी गई थी। इस डेट क्लियर। और फिर ये कहा था आपने कि मैंने आदम को अस्मा सिखा दी है। क्या सिखा दी है? फिर फरिश्तों को बुलाया गया और कहा गया कि आदम पहले फरिश्तों से पूछा कि इनके नाम बताओ, तो फरिश्तों ने लाइलमी का इजहार किया कि अल्लाह तू बेहतर जानता है। फिर आदम से कहा कि ए आदम तुम बताओ इनके नाम। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वो नाम बताना शुरू कर दिए, इनको अस्मा का नाम किया गया। यानी वो जो उनके ब्रेन में जो नॉलेज दी गई थी वो नॉलेज फिर उन्होंने बताना शुरू कर दिया। आप अंदाज़ा कर लें कि कितना ज़्यादा इल्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस ज़माने में अता किया गया था। ओके, फिर हम दोबारा उस तरफ आ जाएँ, फिज़िक्स की तरफ। कम टू द मेन पॉइंट। फ़िज़िक्स की जब हम बात करेंगे तो दो चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। कौन कौन सी? मैटर एंड एनर्जी। कौन सी दो चीज़ें बोलिए? जब हम फिज़िक्स की बात करते हैं तो दो चीज़ों की बात करनी होगी, मैटर और दूसरी चीज़ है एनर्जी। मादे से तो सब वाकिफ़ है, मैटर से सब वाकिफ़ है। हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती हो और वज़न रखती हो, जो बचपन से तारीफ़ पढ़ रहे हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। इस डेट के लिए फिर मैटर की हमने शक्लें भी पढ़ी हैं। कितनी शक्लें होती है मैटर की? अमूमन इन जनरल 3 फॉर्म्स हैं। बोलिए? सॉलिड, लिक्विड। ये भी आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। तो मादा जो है उसकी 3 हालतें, अमूमन 3 हालतों में पाया जाता है। एक चौथी फॉर्म भी चल रही है आजकल, प्लाज्मा कहते हैं उसे। क्या कहा जाता है? प्लाज्मा। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एक मिसाल मैं अक्सर देता हूँ इस मौके पर, आपको पहले भी दी होगी, कि जब आप बर्फ़ लेते हैं तो उसको जब आप फ्रिज से निकालते हैं, बर्फ़ का कटोरा, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो पानी बन जाती है, और जब उसी को गर्म करते हैं तो स्टीम बन के उड़ जाती है। तो जब आपने शुरू में बर्फ़ ली थी डेट इज़ सॉलिड, जब वो लिक्विड बन गई, पानी बन गई, तो डेट इज़ लिक्विड, और जब आपने उसको गर्म किया, स्टीम बन के उड़ गई, तो डेट इज़ गैस। अब देखिए चीज़ एक है लेकिन कितनी हालतें हैं उसकी? 3 मुख्तलिफ हालतें, याद रखिएगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारी जो ये कायनात है ये अमूमन इन 3 फॉर्म्स में पाई जाती है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस। कौन सी फॉर्म सबसे ज़्यादा है दुनिया में? सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? गैस सबसे ज़्यादा है। 3 हिस्से पानी है और 1 हिस्से खुश्की है। अगर आप सॉलिड और लिक्विड की बात करें तो 3 हिस्से क्या है? पानी के हैं, और 1 हिस्सा किसका है?
खुश्की का है, और पानी का वज़न जो है गैस के मुकाबले में ज़्यादा होता है। फिर हम कहीं और चले जाएंगे। तो 3 शक्लें याद रखिएगा। तो ये तो हो गई बात इस पर। एनर्जी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ एनर्जी? पंखा चलाना हो, एनर्जी की ज़रूरत है। लाइट जलानी हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत है। कार चलानी हो, वो जो उसके आगे लाइट होती है, केमिकल एनर्जी की ज़रूरत है। इज़ दैट क्लियर? अगर पौधों को परवान चढ़ाना हो तो सोलर एनर्जी की ज़रूरत है। तो अगर हरकत देनी हो किसी जिस्म को तो काइनेटिक एनर्जी की ज़रूरत है। कोई एनर्जी छुपी हुई हो जो नज़र नहीं आती तो उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम दिया जाता है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में एनर्जी हमें मुख्तलिफ़ शक्लों में नज़र आती है, याद रखिएगा। लेकिन एनर्जी की डेफिनेशन सामने नहीं है अभी तक। एनर्जी कहते हैं द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसे कहते हैं बोलिए? एनर्जी की तारीफ़ क्या है? द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत को तवानाई कहते हैं। फिर अगला सवाल, वर्क किसे कहते हैं? फौरन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पैदा होगा? व्हाट इज़ वर्क? वर्क कहते हैं यू अप्लाई सम फोर्स ऑन अ बॉडी एंड बॉडी इज़ डिस्प्लेस्ड। आप किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो ये कहा जाएगा कि उस पर वर्क हुआ या काम हुआ। पर ये बुक थी, मैंने उस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगा के इसको यहाँ डिस्प्लेस कर दिया, तो क्या किया? वर्क किया। इज इट क्लियर? और ये वर्क बगैर एनर्जी के मुमकिन नहीं है। तो काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? एनर्जी की ज़रूरत। आपने देखा हो सुबह सुबह मज़दूर, अगर हम मज़दूर की मिसाल ले लें, वो सीमेंट की बोरियाँ अपने कंधे पे डालकर एक जगह से दूसरी जगह, एक मंजिल से दूसरी मंजिल लेके जाते हैं, काम करते हैं। अगर वो सुबह नाश्ता ना करें तो क्या पोजीशन होगी उनकी? अगर एक दिन खाना ना खाएं, अगले दिन काम कर लेंगे वो? 2 दिन खाना ना खाएं, बिस्तर पे आ जाएंगे। नहीं समझे बात को? बेड पर आ जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हमें रोज़ाना एनर्जी की ज़रूरत होती है, फूड एनर्जी की। जो हम फल खाते हैं या हम रोटी खाते हैं, जो भी ग़िज़ा खाते हैं हम, उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और फिर हमारे अंदर काम करने की सलाहियत पैदा हो जाती है। इज़ दैट क्लियर? तो याद रखिएगा, एनर्जी कहते हैं काम करने की सलाहियत को। उसकी कौन कौन सी शक्लें बताई? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एक कहलाती है सोलर एनर्जी, वो जो सूरज की रोशनी है उसे क्या कहते हैं? सोलर एनर्जी कहा जाता है। इज़ दैट क्लियर? फिर टाइडल एनर्जी, समंदर की लहरों में जो एनर्जी होती है, वो नहीं ग्रेविटी। मून जब 14वीं रात होती है, फुल मून नाइट, तो उस वक्त क्या होता है कि सबसे ज़्यादा कशिश होती है, समंदर में बड़ी बड़ी लहरें बनती हैं, उसे क्या कहते हैं? टाइडल एनर्जी। तो समंदर की लहरों में बनने वाली एनर्जी को टाइडल एनर्जी का नाम दिया गया। खैर वो जब चैप्टर आएगा तफसील से उस पर बात कर लेंगे इनकी डेफिनेशन पर। तो अब 2 चीज़ें हम समझ गए, कौन कौन सी? मैटर और एनर्जी। अब मेरे हाथ में मार्कर है, मेरा आपसे सवाल है, ये मैटर है या एनर्जी है? बताइए क्या है ये? व्हाट इज़ दैट मैटर? इज़ दैट एनर्जी? अब ये मैटर भी है और इसके अंदर एनर्जी भी मौजूद है। छोड़ने पर कहाँ भाग रहा है? नीचे। जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। और एक एनर्जी वो भी होती है छुपी हुई होती है नज़र, उसे क्या, कौन सी एनर्जी कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। ये हम पढ़ेंगे जब वो एनर्जी वाला चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 8, उसमें तफसील से इस पर गुफ्तगू की जाएगी कि एनर्जी कौन कौन सी टाइप की होती है और किस तरह वो प्रोड्यूस होती है। इज़ दैट क्लियर? आप कैंडल ख़रीद के लाते हैं, कैंडल, बताएं आप क्या ख़रीद के लाते हैं, मैटर या एनर्जी? आप तो मैटर ख़रीद के लाए। जब आपने उस कैंडल को, वैक्स को, उसमें जो वैक्स होता है, मोम होता है, जलाया, जब वो जलती 1 घंटे 2 घंटे के बाद, तो क्या उतना ही मैटर रहता है उसमें या गायब हो जाता है? डिसअपियर हो गया, कहाँ चला गया वो? कभी सोचा इस बात पे? डेट इज़ डिसअपियर्ड इनटू हीट एनर्जी, डेट इज़ डिसअपियर्ड इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी। वो किस में तब्दील हो गया? हीट एनर्जी की सूरत में या लाइट एनर्जी की सूरत में ट्रांसफॉर्म हो गया। यानी इसका मतलब है था मैटर और कन्वर्ट हो गया किस में? एनर्जी में। किस कानून के तहत? वो देखो सवाल पैदा हो गया ज़हन में। इस सवाल का जवाब आइंस्टाइन ने दिया, इस रिलेशन के तहत हुआ। E इज़ इक्वल टू, ये पढ़ेंगे हम रेडियो एक्टिविटी वाले चैप्टर में, E इज़ इक्वल टू mc²। E यहाँ पर एनर्जी है, m का मतलब मास या मैटर है, और c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है, रोशनी की रफ्तार है। तो इसके ज़रिए मास कितनी एनर्जी का मुतहम्मिल होता है या एनर्जी कितने मास को बना सकती है, दोनों चीज़ें जो है इस रिलेशन से पता चलती है। यानी एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं और मास को एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो ये चैप्टर भी जब हम पढ़ेंगे तब इसमें तफसील से गुफ्तगू हो जाएगी। तो आपने देखा कि आप कैंडल लेकर आए थे, आपने मास लिया था, वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। उसका जो मैटर था उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो एनर्जी में तब्दील हो गया। किस रिलेशन के तहत हुआ, उस एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज़ है, वो सारा कुछ जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम पढ़ते हैं उसका नाम फिज़िक्स है। फिर से, द प्रॉपर्टीज़, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर
and energy and their mutual interaction is called physics. साइंस की वो शाख जिसमें मादे की खुसूसियात, तवानाई की खुसूसियात और उनका आपस में क्या लिंक है, क्या ताल्लुक़ है, जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम पढ़ते हैं उसका नाम फिज़िक्स है। डेफिनेशन लिखे, यहाँ से डेफिनेशन आपकी स्टार्ट होगी। फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या बोलिए? द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the properties of matter and energy and their mutual interaction. Called physics. इसको फिजिक्स कहते हैं। इसकी एक और आफाकी डेफिनेशन भी है। इट इज़ the science which gives or explains any question about an event occurred in the universe, ये भी इसकी एक डेफिनेशन बयान की जाती है कि कायनात में कोई भी इवेंट हुआ, कोई भी वाक़या हुआ, हाथ से मारकर छूट गया, कब छूट गया, चाय का कप नीचे गिर गया, एक इवेंट हो गया, वाक़या हो गया। इस डेट के लिए सुई थी, वो हाथ से छूट गई, पानी में गिर गई, डूब गई, वाक़या हो गया, इवेंट हो गया। कैसे हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इस सवाल का जवाब कौन देगा? बोलिए। फिज़िक्स। It is the science which gives or explains any question about an event occurred in the universe. कायनात में जो भी वाक़या हुआ उसके पीछे राज क्या था, मिस्ट्री क्या थी, उस मिस्ट्री का आंसर उसको एक्सप्लेन कौन करेगा? फिज़िक्स करेगी। इज दैट क्लियर? और बहुत सारे वाक़यात को उसने आज भी एक्सप्लेन कर दिया है। बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है आज के दौर में। अच्छा, याद रखिएगा जो फिज़िक्स है वो बजाते खुद एक बहुत बड़ी साइंस बन चुकी है, लिहाजा फिज़िक्स को फिर मज़ीद सब मल्टीपल ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसको मज़ीद कई ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है क्योंकि बहुत वास्ट नॉलेज हो गई है इसकी। तो हेड इन वाले ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। इसमें सबसे पहली ब्रांच है मैकेनिक्स। क्या नाम है इसका? मैकेनिक्स। हेड ही डाले मैकेनिक्स के। पहली ब्रांच मैकेनिक्स। देखिए मैकेनिक्स शब्द निकला है मोशन से। किससे? मोशन या हरकत से। आप मुख्तलिफ चीज़ों को हरकत करते हुए देखते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में। मोटरसाइकिल, साइकिल, ठेले वाला, हवाई जहाज़, ट्रेन, ये हरकत करते हुए देखते हैं। रोज़मर्रा ज़िंदगी में ऐसा होता है। ओके, अब वो मोशन कैसे हो रही है, उसके पीछे मिस्ट्री क्या है? तो याद रहे कि जिस ब्रांच ऑफ फिज़िक्स में हम मोशन ऑफ बॉडीज़ को डिस्कस करते हैं फोर्स के रेफरेंस के साथ या फोर्स के रेफरेंस के बगैर, उसे कहते हैं मैकेनिक्स। तो लिखें, इट डील्स with the motion of objects with or without the reference of force। जिसमें बाज़ औक़ात हम फोर्स का रेफरेंस देते हैं, बाज़ औक़ात फोर्स का रेफरेंस नहीं देते हैं। ये हम डिस्कस करेंगे आइंदा किसी चैप्टर में, काइनेमेटिक्स में। नंबर 2,
मैकेनिक्स के बाद दूसरी ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी आज का हॉट इशू, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी किसको डील करती है? जाहिर सी बात है ये उन लॉस को डील करती है जिसके तहत इलेक्ट्रिक चार्ज का बिहेवियर हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्जेस किस तरह बिहेव करते हैं जो रेस्ट में होते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी या मूव कर रहे होते हैं, with the phenomena related to the electric charges। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट में भी हो सकते हैं और मूव भी कर सकते हैं। रेस्ट में होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मूव करेंगे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। इस पर भी एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, उस पर डिस्कस करेंगे। यानी इलेक्ट्रिक जो चार्ज पता है ना आपको, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स पर होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। ओके, तो उस पर तफसीली गुफ्तगू फिर उस चैप्टर में होगी। इलेक्ट्रिसिटी। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। नंबर 3 इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म। देखिए इट डील्स with the laws and principles which relate the electricity and मैग्नेटिज्म। वो कवानीन और वो असूल जिनके तहत आप इलेक्ट्रिसिटी, और अभी समझाया आपको क्लास के आगाज़ में कि आपस में गुफ्तगू मत कीजिए, ठीक है। इट डील्स विद द लॉज एंड प्रिंसिपल्स विच रिलेट्स व्हाट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को रिलेट करें। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, आप ज़ाहिर है मौका नहीं गुफ्तगू करने का, लेकिन फिर भी चूँकि डेफिनेशन इसकी लिख दी है, चार्ज रेस्ट में होता है तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जब वो चार्ज मूव करता है तो करंट बनता है और उसके गिर्द फिर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह मैग्नेटिक फील्ड पैदा करती है और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बन जाती है, जो आज मोबाइल फ़ोन के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह आपकी गुफ्तगू ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है। तो वो सारा कुछ किस में पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं। पहले तो बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ते हैं एक्चुअली वो। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में तो बेसिक लॉस पढ़ेंगे, किस तरह इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म आपस में रिलेट होते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स। नंबर 4 solid state physics। solid state physics it deals with the properties and structure of crystals या सॉलिड मटेरियल भी कह सकते हैं, क्रिस्टल्स या सॉलिड मटेरियल्स। यानी इसमें क्या होगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो सॉलिड बॉडीज़ हैं उनका स्ट्रक्चर कैसे है। यानी आप देख रहे हैं कि जो लोहा होता है सॉलिड होता है, इसके भी एटम्स होते हैं, और कार्बन, ये जो लकड़ी बेंचेस बनी हुई है लकड़ी की, ये भी सॉलिड है, इसके भी एटम्स हो गए। तो हैं तो सॉलिड दोनों, लेकिन इनके एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। आप आगे आइए, आप यहाँ जाए जी, यू प्रॉपर्टीज एंड
स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। अभी मिसाल देती है हमने किसकी,